नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस में मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसके अंदर फूट पड़ेगी और एक तीसरा मोर्चा बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबसे पहले राजस्थान में उन्होंने रैली की, वहां भी कांग्रेस की जो सरकार है उस पर हमला बोला। उन्होंने वहां खड़े होकर बोला था कि देखिए, दिल्ली का मॉडल आप जाकर देखें, दिल्ली में किस तरह से बढ़िया स्कूल हैं, किस तरह से वहां अच्छे अस्पताल हैं, और हमने वहां सब जो किया है, बिजली फ्री की है, हमने वहां शिक्षा फ्री की है, हमने वहां पर जो है बस यात्रा फ्री की है। ये इस कारण से कर पाए क्योंकि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोका है। और ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार कर रही है। मतलब किस पर प्रहार है? सीधा कांग्रेस पर। वहां भी कांग्रेस का जो आला कमान है, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो मौन रहते हैं कि भाई हमारी सरकार को आप जो है कोसने पे क्यों लगे हो। अब छत्तीसगढ़ में केजरीवाल पहुंचते हैं और फिर इसी तरह की बातें रिपीट करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, दिल्ली में तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और वो ये कह रहे हैं साथ के साथ कि ये पैसा हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को रोका है। फिर वो पंजाब का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं देखिए, पंजाब में भगवंत मान है, बोलते हैं कि देखिए हमने वहां भी इस तरह की फ्री की योजना की, लेकिन जो पिछली सरकार थी उसने भ्रष्टाचार किया था। भगवंत मान ने उनके यहां रेड कराई, और जब रेड कराई तो नोट गिनने वाली मशीनें मिली हैं। अब जब केजरीवाल छत्तीसगढ़ में खड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां वो लोगों को कह रहे हैं कि हम जब आएंगे, हमारी सरकार जब आएगी, हम भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करेंगे और जो जनता का पैसा खा गए हैं उनको हम जेल में डालेंगे। किसको डालेंगे भाई? किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। और जब वो भगवंत मान का उदाहरण दे रहे हैं कि पिछली सरकार जो थी, भगवंत मान से पहले, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, उनके घरों पे हमने रेड की और वहां से नोट गिनने तक की मशीन निकली है, इतना भ्रष्टाचार किया है। तो आप समझिए कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके पहले किसकी सरकार थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन थे? कांग्रेस के थे। तो फिर जो है किस पर प्रहार हो रहा है? सीधा सीधा कांग्रेस पर। यानी अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से इंडिया अलायंस में वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां मोदी को हराने के लिए एक हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव में उन्होंने तय कर दिया कि हम अपना जोर आजमाएंगे, कांग्रेस के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि वो बार्गेनिंग करने के मूड में है या फिर अपने कैंडिडेट उतारने के मूड में है, अभी तक तो कुछ तय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, ये तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मिलकर नहीं चल रहे हैं, नहीं तो फ्री फंड में अपनी रैलियां वहां क्यों करते। अब ये जो है वहां की जो इकाइयां हैं वो चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी भी कैंडिडेट के तौर पे उतरे, क्योंकि कांग्रेस से जो लोग परेशान हैं और बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। खासतौर पे एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनमें बड़ा वर्ग ऐसा है अल्पसंख्यकों में जो भाजपा को वोट नहीं करता। अब वो कहां वोट करे? वो कांग्रेस को भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अशोक गहलोत हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, उनको लगता है कि ये तो भ्रष्ट लोग हैं। कितने घोटाले छत्तीसगढ़ में खुल रहे हैं। आपने देखा कि वहां गोबर का भी घोटाला कर दिया, और इस तरह से वहां जो घोटाले हुए हैं उसमें अब लोग सोच रहे हैं बताओ कहां तक गिरोगे। तो जो वोट नहीं देना चाहते वो कहां दें? आम आदमी पार्टी उनको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों को जो ना भाजपा को देना चाहते हैं ना कांग्रेस को। और यही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी कैसे बने सीएम? ऐसे ही बने कि जो सोच रहे थे बीजेपी को तो देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो बीजेपी को देते ही नहीं है, और कांग्रेस को भी नहीं देना है। क्योंकि कांग्रेस में जब शीला दीक्षित की सरकार रही, उस समय जो भ्रष्टाचार हुए, कॉमनवेल्थ घोटाले का उस समय बड़ी चर्चा थी। दिल्ली में लोगों को ऊपर पढ़े लिखे लोगों पे इफेक्ट था इस बात का, और उनको लग रहा था कि एक कोई विकल्प देखना है। विकल्प के तौर पर उन्होंने केजरीवाल को देखा। हालांकि दिल्ली वाले तो जो आज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि केजरीवाल उससे भी बड़े वाले निकलेंगे। जितने शराब के ठेके गली गली में खोल दिए, उसको दिल्ली की महिलाओं ने खास तौर पे बड़ा सिंसियर लिया था और बहुत नाराज हुई थी। उसके बाद वो कहते हैं बस तो फ्री चल रही है, लेकिन बसों की हालत क्या है? उस बसों की हालत के अलावा आप देखिए दिल्ली के पूरे हालत क्या है। अब तो एमसीडी भी कवर उनके पास आ गई है।
तो जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है वो ये देख रहा है कि जो केजरीवाल जी दावे कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक किसी को थोड़ा ही चाहिए। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज हम देश की आजादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव मना रहे हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, और कोई अगर दिल्ली में आकर, जो देश की राजधानी है, उस सड़क के किनारे एक डब्बा जैसा खड़ा हुआ अगर कोई देखे जिसपे लिखा है मोहल्ला क्लिनिक, क्या कोई कल्पना करेगा कि देश की राजधानी में इस तरह के क्लिनिक गली गली में खोले हुए हैं? उम्मीद तो यह है कि देश की राजधानी के अंदर इस तरह की डिस्पेंसरियां पक्की होती। इससे तो पंजाब बढ़िया है। पंजाब में जो भगवंत मान ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं वो ईंट गारा सीमेंट के और बाकायदा बढ़िया वहां उसका स्ट्रक्चर है। तो ये शायद दिल्ली से उन्होंने सीख ली होगी कि भाई दिल्ली में क्या हो रहा है, वो एक गत्ते का खड़ा कर दिया है डब्बा सा बस सड़क के किनारे। वो भी सोचिए, लोग लाइन में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, बरसात में खड़े हैं। आप दिल्ली में कभी देखिए मोहल्ला क्लिनिक में सड़क के बाहर कोने पे ट्रैफिक चल रहा है, वहीं अपना सड़क पे खड़े हैं, ना बैठने की जगह है, ना छाए है, ना कुछ है। एक आदमी मरीज है, बुखार में आया है, वो खड़ा है लाइन लगाए, चाहे चक्कर खा के गिर जाए। तो मतलब अस्पताल बनाने की आवश्यकता थी और बना दिए क्लिनिक। क्यों? जब इनसे कहा गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अस्पताल क्यों नहीं बनाए, आपने तो वादा किया था, तो केजरीवाल जी ने कहा पैसा नहीं है। यमुना में बाढ़ आ गई क्योंकि वहां जो उसकी सिल्ट थी, जो गाद थी नीचे बैठी हुई, उसकी हर साल सफाई होनी चाहिए, खुदाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो जब पूछा क्यों नहीं हुई, बोला जी पैसे नहीं है। रैपिड रेल योजना है जो सराय काले खां बस अड्डे से लेकर और वो मेरठ तक जानी है, तो उसका जो दिल्ली का पार्ट है ये तय हुआ कि क्योंकि दिल्ली के भी यात्री आएंगे और दिल्ली में यात्री आएंगे, योजना यूपी और दिल्ली सरकार दोनों की मिलकर है, ज्यादा बड़ा भाग उसका उत्तर प्रदेश में है। इनसे ये तय हुआ है कि भाई दिल्ली वाला जो भाग है लगभग 500 करोड़ रुपया वो आप दिल्ली सरकार देगी, लेकिन अपने हिस्से का पैसा इन्होंने नहीं दिया। जब इनसे पूछा गया क्यों नहीं दे रहे, तो कहते हैं साहब पैसे नहीं है। वो तो मामला कोर्ट में पहुंचा, दिल्ली की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने जो विज्ञापन पे 900 करोड़ रुपया खर्च किया है उसका हिसाब मांग लूं, नहीं तो पैसे जमा करो। तब जाकर के कहीं वो पैसे दिए हैं, तब वो रैपिड रेल का जो दिल्ली वाला भाग है उसको बनना, फिर वो पिलर वगैरह बनना जो जरूरत है वो लगना शुरू हुआ है। ये हमने सबने सुना कि ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। जब कोविड आया था उस समय हाथ खड़े कर दिए, कहते हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ये बात बात पे ये कहने वाले केजरीवाल जी जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं पैसे की तो हमारे पास कमी नहीं है। सोचिए कैसा व्यक्ति है, एक मुख्यमंत्री रैंक का व्यक्ति, और वो दिल्ली में खड़े होकर किसी बात पर कहता है कि पैसे नहीं है, और छत्तीसगढ़ में जाकर वही आदमी कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में कभी मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा। केजरीवाल जी वैसा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ वालों को दिल्ली की क्या बात पता, और है रियल है। आज सोशल मीडिया कितना भी चल गया है, फिर भी लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या कहा, रैपिड रेल जो सिस्ट जो निकालना है, सिल्ट निकालना, किसको पता है? दिल्ली वालों को पता है, वो भी एक्टिव लोगों को जो समाचार में एक्टिव रहते हैं। आम जनता, गरीब जनता, अनपढ़ जनता वो तो सोच ही लेती है। केजरीवाल जी अगर खड़े होकर कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा हमारे देश में है ही है, लोगों को समझ में आ रहा है हाँ भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है, तो फिर ये केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मैं तो बिजली भी फ्री दूंगा, बस यात्रा भी फ्री कराऊंगा आपको, और आपको जो है मोहल्ले क्लिनिक फ्री देंगे, यानी 10 गारंटी। तो उनको लगता है यार ऐसा आदमी बढ़िया है, हर चीज फ्री कर देगा, स्कूल फ्री, चिकित्सा फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, पता नहीं और कौन कौन सी जोड़ दी है फ्री। तो लोगों को लगता है ये फ्री देने वाला बढ़िया आदमी है नेता। और इसीलिए केजरीवाल जी को उम्मीद जग गई कि छत्तीसगढ़ में भी हो ना हो, वो इतना तो कर ही सकते हैं, सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बार्गेनिंग करने वाली स्थिति में आ जाएंगे कि कुछ एमएलए वो जिता पाए, और इसी तरह से वो राजस्थान में भी कर पाते हैं, और अब हरियाणा के लिए भी ऐसा ही होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये इंडिया अलायंस में दिखाई दे रहा है हमको कि केजरीवाल जी ने तो बिगुल फूंक दिया है। और इसी में आपको बता दूं सीपीआईएम ने भी ये कह दिया है कि इंडिया अलायंस जो है ये गठबंधन में हम जरूर रहेंगे, लेकिन ये एक पार्टी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में जो ये कोऑर्डिनेटर कमेटी है, इस कमेटी को, कोऑर्डिनेशन की कमेटी को हम छोड़ रहे हैं।
सीपीआईएम ने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को छोड़ने का जो फैसला किया है, मुझे जो सूत्रों से पता चला है वो इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो 14 पत्रकारों की डिबेट में जाने का बहिष्कार करने का जो फैसला किया, उसके बाद कम्युनिस्ट नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे कि आप तो मीडिया की आजादी पर मोदी को घेरते थे, मोदी जी मीडिया के मुंह बंद कर रहे हैं, मीडिया की आजादी को खत्म किया जा रहा है, और आप ही के इंडिया अलायंस में ये क्या हो रहा है कि आप एक 14 पत्रकार, बाकी सुनने में आ रहा है और बड़ी लिस्ट आने वाली है, आप एक पत्रकारों की सूची बना रहे हो, आज तक चैनल का बहिष्कार नहीं करेंगे, आप किन्हीं पत्रकारों पर ठप्पा लगा रहे हो, ये है इनका हम बहिष्कार करेंगे। भाई अपनी बात अपने तरीके से रखो, लेकिन आप बहिष्कार करके क्या करना चाहते हो? ये एक तरह से आप दिखा रहे हो कि वो पत्रकार हैं जिनसे हम बात नहीं करेंगे। तो अंदर अंदर पार्टी में ये सवाल उठे कि हम तो डफली लेकर यही दिन भर गाते रहे कि मीडिया को कुचला जा रहा है मोदी द्वारा, ये तो इंडिया अलायंस भी यही काम कर रहा है। और इसलिए सीपीआईएम ने ये तय किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी से अपने को अलग कर लेते हैं, चुनाव में साथ रहेंगे, और चुनाव में भी खेल देखिए, केरल में कांग्रेस के विरोध में लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, लेकिन नाटक जरूर करना है क्योंकि मोदी जी को हराना है, मुद्दा कुछ नहीं है, बस केवल मोदी है। यह है विपक्षी पार्टी, नाटक नौटंकी करने में नंबर 1, मोदी को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जब राज्यों की बात आती है, सब कोई नियम कायदा कानून नहीं है, कहीं कोई इंडिया अलायंस नहीं है। ये अब पता लग गया है केजरीवाल जी के भाषणों से, और ये जो कांग्रेस की सरकारें हैं राज्य में, इनको घेरने से। अब इसमें एक और बात कहूंगा, जो ये अरविंद केजरीवाल जी ने भाषण दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए, उसका आईटी सेल इस काम को करे कि अरविंद केजरीवाल जी के भाषण उठाए, और जो भाषण उन्होंने दिल्ली में दिए हैं कि पैसे खत्म हो गए, पैसे नहीं है, वो और वो साथ में कंबाइन करे, और उनको ही कोट करते हुए कहे देखिए इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस के साथी हैं वो ही कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जरूर इन मुद्दों पर ध्यान देगी, लेकिन यह बात जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। एक तो मुद्दा दे दिया केजरीवाल जी ने, दूसरा कांग्रेस को वो ये दिखा रहे हैं कि भाई 2024 के चुनाव में मैं राहुल गांधी के पीछे नारे लगाने वालों में से नहीं हूं। वो केजरीवाल जी ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई बहुत पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक IITN है, क्यों एक ऐसे व्यक्ति के पीछे नारे लगाएंगे जिसको लोग पप्पू पप्पू कहते हैं? तो अरविंद केजरीवाल जी ही विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा होने चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मोदी जी के सामने वो तो मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं मोदी जी मान लो सच में वो अनपढ़ ही होते तो भी पार्टी तो विपक्ष में देखना है ना, ये जो 28 गठबंधन है कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। मुझे तो अरविंद केजरीवाल जी पूरा दिखाई देता है कि वो 28 गठबंधन नेता जो है इनमें सबसे बढ़िया है, कम से कम बात अच्छी करते हैं और लोगों को फ्री की योजनाओं का लाभ भी देते हैं। तो राहुल गांधी के पीछे तो केजरीवाल जी खड़े होने वाले नहीं है, और केजरीवाल जी हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करें राज्यों में भी, तो आपको बता दूं कई MLA उनके जीत करा सकते हैं, और ऐसे ही 24 में कई सांसद भी उनके जीत सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।